हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अपनी क्वांटिटीज के बारे में और उनकी यूनिट्स के बारे में। मैंने आपसे बताया कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है और एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, और इनसे ही जुड़ी इनकी अपनी क्या होती है? यूनिट्स होती है। मैंने आपसे दो एक्स्ट्रा यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया। एक को मैंने बोला प्रैक्टिकल यूनिट और एक को मैंने बोला क्या? इम्प्रॉपर यूनिट्स, है ना। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करके आज के लेक्चर में हम आ गए हैं और हमको क्या पढ़ना है? डायमेंशंस के बारे में। एक्चुअल में जो हमको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ना है वो यही पढ़ना है। यहां से ही आपका बेसिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट होता है डायमेंशन से। चलिए आइए बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में कि डायमेंशंस क्या होते हैं। चलिए, व्हाट आर डायमेंशंस? Dimensions of a physical quantity, dimensions of a physical quantity are the powers to which powers or exponents to which the basic quantities are raised to express the quantity। किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप अपने फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज को किस पावर से चढ़ाते हो उसी को आप उसके डायमेंशंस बोलते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the fundamental और base quantities are raised। आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आप अपने फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज को, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज को या फंडामेंटल या बेस यूनिट्स को किस पावर पे रेस करते हो उसी को आप उसके डायमेंशन बोलते हो। नहीं आया सर समझ में? बिल्कुल भी नहीं आया सर समझ में। ठीक है, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों आएगा? हम जब तक इसको मैथमेटिकली नहीं देखेंगे कैसे समझ में आएगा? फिर भी हम डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ेंगे और 2-3 बार पढ़ने के बाद हमको खुद ब खुद डेफिनेशन हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। फिर से पढ़ता हूं, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन बताना हो तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं? वो एक्चुअल में होते हैं आपकी बेस क्वांटिटीज को किस पावर से चढ़ाया गया है उसी को आप बोलते हो क्या? अपने डायमेंशंस बोलते हो। जैसे कि कोई भी क्वांटिटी अगर आपके पास है, मान लो कोई भी क्वांटिटी लेता हूं मैं, फोर्स इज m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस मास इंटू एक्सेलरेशन को जब आप डायमेंशंस में बताओगे तो देखो, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी जिससे आप फोर्स को डिराइव कर सकते हो। देखो, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और ये फोर्स डिराइव होके आई है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो ये जो m है ये क्या है? FQ है, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। a क्या है? a इज डिराइव्ड क्वांटिटी DQ, डिराइव्ड क्वांटिटी DQ। क्लियर? अच्छा, मास को आप किस सिंबल से बता सकते हो भाई? मुझे बताओ। मास को अगर आप बताना चाहो तो किस सिंबल से बता सकते हो? सर मास को हम बता सकते हैं kg सिंबल से। याद करो, मास की ऐसा यूनिट थी किलोग्राम और उसका सिंबल क्या था? kg। याद है कि नहीं? हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है। ओके, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है, बिल्कुल। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। ये बात आपको पता है? हाँ सर पता है। यहां पर साइड में लिखता हूं, एक्सेलरेशन आपको कब मिलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप क्या बोलते हो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन बोलते हो। ठीक, चलिए, हमको पता है एक बात कि अगर मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन को डिराइव किया जा सकता है। बिल्कुल डिराइव किया जा सकता है, ठीक है ना। हमको क्या एक्सेलरेशन की यूनिट पता है? हमको क्या एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट पता है? हाँ सर, हमको एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ऐसा यूनिट है। वैसे ही मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है। तो क्या मैं इस फोर्स की यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसी को क्या मैं न्यूटन भी बोलता हूं? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, न्यूटन भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आइए जरा कुछ बात करते हैं। जब मैंने फोर्स बोला तो आपने इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला, ठीक है ना। मास बोला तो आपने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोला, एक्सेलरेशन बोला तो आपने इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला। लेकिन जब मैंने इसकी यूनिट लिखी न्यूटन, तो आप इसकी यूनिट में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी देख पा रहे होगे। एक तो मास, एक तो लेंथ और एक तो टाइम। एक मास, एक लेंथ, एक टाइम, एक मास, एक लेंथ, एक टाइम, एक मास, एक लेंथ, एक टाइम।
तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी से इसकी यूनिट डिफाइन हो चुकी है, पूरी तरीके से हो चुकी है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में एक बात आकर बैठ गई कि यार मैं किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज या उससे ज्यादा, अभी तीन की बात कर रहा हूं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर चढ़ाकर रिप्रेजेंट कर सकता हूं और उसी को क्या बोलूंगा? उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बोलूंगा। ठीक है, सुनना बात ध्यान से। जब आपने फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताई तो ध्यान से देखो, यही है आपका मास कैपिटल एम, यही है आपका मास जिससे आप मास डिफाइन कर रहे हो। एम से आप स्मॉल एम से क्या डिफाइन कर रहे हो? लेंथ डिफाइन कर रहे हो, डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हो, लेंथ डिफाइन कर रहे हो। हाँ सर, लेंथ डिफाइन कर रहे हैं। इस मास से आप लेंथ डिफाइन कर रहे हो, इस एस से आप टाइम डिफाइन कर रहे हो। हाँ कि ना? सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा सर। हमने यहां पर अपने टाइम को इससे डिफाइन किया, हमने अपने लेंथ को इससे डिफाइन किया, हमने अपने मास को इससे डिफाइन किया। बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज एम एल टी। व्हाट इज दिस? दिस इज एम मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम। तो अब हम अपनी हर क्वांटिटी को, हर फिजिकल क्वांटिटी को कोशिश करेंगे इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन करने की, इनसे इनके पावर चढ़ाने की। देखो ध्यान से देखो, यहां पर केजी की कोई पावर है क्या? नहीं सर, यहां केजी की कोई पावर नहीं है, तो एम की पावर 0। यहां पर मीटर की कोई पावर है क्या? नहीं सर, कोई पावर नहीं है ना सर, मीटर की एक पावर है। यहां पर 0 कैसे कर दिया सर आपने? सर ये तो बहुत बहुत ओ हो अनर्थ, तौबा 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 तौबा। केजी है, केजी जब है तो एम की पावर 0 क्यों चढ़ाएंगे भाई? एम की पावर 1 चढ़ेगी ना। क्या यार तुम लोग यार, है ना? सर हमने क्या किया? आप ही की गलती है। हाँ मेरी गलती, मानता हूं। यहां पर मीटर है, मीटर की पावर 1 है कि नहीं? तो यहां हमने लेंथ की पावर 1 चढ़ा दी। और जब हमने देखा टाइम, तो आप देखो टाइम है नीचे, अपॉन में टाइम का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, तो जब सेकंड स्क्वायर ऊपर पलट कर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। बिल्कुल -2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आइए वापस डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या बोलना चाहा है और मैंने क्या निकाला है। चलो, फोर्स का डायमेंशन आपके सामने निकल कर आके बैठ गया है। किसकी मदद से? किसकी मदद से? यूनिट की मदद से। डायमेंशन क्या निकल कर आया है? MLT-2। MLT-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। MLT-2। आओ वापस डेफिनेशन में पढ़ता हूं। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स आर द पावर्स 1 1 -2 1 1 -2 are the powers to which the base quantities are raised to express that quantity. बेस क्वांटिटीज की जो आप पावर रेस कर रहे हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, उसी को आप उसका डायमेंशन बोलते हो। उसी को आप उसका क्या बोलते हो? डायमेंशन बोलते हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ बिल्कुल समझ में आई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अब क्या हम डायमेंशन निकालने के काबिल हो गए हैं? हाँ सर बिल्कुल हो गए हैं। आओ अगर आप काबिल हो गए हो तो जरा मुझे बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? सर देखो, वेलोसिटी जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा, वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ही, यूनिट तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट की ही आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है सर। सर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट है और वो है क्या? लेंथ, एल। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की क्या है? लेंथ है। टाइम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एस है, सेकंड है। हम लेंथ को डिफाइन करते हैं मीटर से, तो मीटर अपॉन सेकंड आ गई इसकी यूनिट वेलोसिटी की। आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई भी मास इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मीटर पर सेकंड क्या है इसकी यूनिट है। क्या हम इसको मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको अपनी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिफाइन करो, 3 से ज्यादा से भी कर सकते हैं अभी हम, लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं है। देखो ना, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर कोई भी मास का टर्म नहीं है, तो m की पावर 0, मीटर है तो लेंथ की पावर 1, और सेकंड है, सेकंड की पावर -1। तो आप बता सकते हो अपने वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 s की पावर -1 या ls की पावर -1। इससे आपने किसको डिफाइन कर दिया? अपनी वेलोसिटी के डायमेंशंस को डिफाइन कर दिया।
अगर आपको यूनिट पता है तो बहुत आसानी से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आप अपने डायमेंशंस निकाल सकते हो। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे डायमेंशंस की। आइए जरा आगे बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, तो ये हो गई बात भाई कि डायमेंशन जो होते हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से उनकी पावर चढ़ाकर बताते हो तो आप उसको डायमेंशंस बोलते हो। चलिए, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? all the derived physical quantities can be expressed using 7 fundamental quantities। ये देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ABCD से आप पूरी इंग्लिश बता सकते हो, वैसे ही आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हो। ये जो डिराइव करना, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करना विद द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसी को आप डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हो। डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन का रिलेशन निकालना, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से या 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज या 3, 4, 5 की मदद से एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी बना लेना, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, Hence the quantities are also referred as 7 dimensions of the physical world। मैंने आपको बताया था जो 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है 7 dimensions of the world। क्या बोला जाता है? 7 dimensions of the world। ठीक, चलिए, तो ये तो थ्योरी वाली बात थी, कुछ भी ऐसा खास नहीं था। ये हम करेंगे, ये हम आगे जाके न्यूमेरिकली करेंगे, सॉल्व करेंगे चीजों को, तब आपको अच्छे समझ में जाएगा कि व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए, तो अगर आपको नोट्स लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर लेता हूं, है ना, एक नॉर्मल बात आपसे कर लेता हूं कि अगर हम डायमेंशंस कभी बताएंगे आगे जाके, डायमेंशन जब आगे जाके लिखेंगे, जैसे मैंने अभी यहां पर लिख दिया MLT, तो हमने उसके बारे में बात नहीं की, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि देखो, हम ना जब भी अपने डायमेंशंस लिखेंगे अब आगे चलकर, तो याद रखना लेंथ जो होगा, लेंथ के जो पैरामीटर्स होंगे उनको हम L से बताएंगे, सिंबल से। अगर मास होगा तो मास के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करने लग जाएंगे? कैपिटल M। अगर टाइम होगा तो टाइम के लिए डायमेंशन लिखने के टाइम हम क्या कर देंगे? सेकेंड को लिख देंगे, किससे भाई? टाइम T से। ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास कहीं हमको करंट दिखता है तो करंट की आपको पता है ऐसा यूनिट क्या ली थी हमने? एम्पियर ली थी। याद करो, करंट की हमने क्या ली थी भाई? ऐसा यूनिट एम्पियर ली थी, AMP, एम्पियर। ठीक है ना? इसका सिंबल हम ले लेंगे कैपिटल A। अगर हमको कहीं टेम्परेचर दिखेगा तो टेम्परेचर के लिए हम T नहीं लेंगे, टेम्परेचर के लिए जो सिंबल आप यूज करने लग जाओगे अपने डायमेंशंस में, वो आपको मिलेगा या तो K या तो मिलेगा थीटा। ठीक, K रखना है या तो रखना है थीटा, आगे जाके आपको सब समझ में आएगा। अगर आपको आगे जाके क्या मिल जाए इसके बाद अगर आपको मिल जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, स्पेलिंग गलत हो सकती है, माफ कीजिएगा मुझे, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर आपको मिल जाए तो उसके लिए आप यूज करोगे C। कैंडेला का CD जो था उसका आप क्या यूज करोगे? C यूज करोगे। और फिर बच रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच रहा है। क्या बच रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच रहा है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप क्या यूज कर लोगे भाई? मोल यूज कर लोगे। क्या यूज कर लोगे? मोल यूज कर लोगे, सिंपल। ठीक है ना? M नहीं यूज करोगे, मोल यूज करोगे। तो ये है भाई हमारे सिंबल जिसकी मदद से अब हम डायमेंशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डायमेंशंस लिखेंगे, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको लिखकर एग्जांपल बताए थे, उतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो उसके लिए आप ये बात याद रखें कि हमने लेंथ के लिए L इसलिए यूज किया क्योंकि लेंथ के लिए सिंबल L यूज करना है डायमेंशन में, मास के लिए M, कैपिटल M, और टाइम के लिए कैपिटल T। ये थोड़ी देर बाद आएंगे तो हम इसके बारे में बात थोड़ी देर से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करनी है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक डेफिनेशन दी है, उसको पढ़ते हैं, फिर नहीं तो समझने की कोशिश करेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशंस। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन, तब आप बोलते हो कि आपने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है? नहीं आई सर बात समझ में? नहीं आई बात समझ में। देखो, जब आपने अपने फोर्स को MLT-2 लिखा, जब आपने अपने फोर्स के डायमेंशन को MLT-2 लिखा, MLT-2 लिखा, तो आपने अपनी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी डिफाइन की है? फोर्स।
आपने अपनी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी डिफाइन की, फोर्स, और फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत पड़ी इस डायमेंशनल फॉर्मूले की, है ना। तो जब आपने इस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल डायमेंशन से बताया तो आपने बता दिया कि ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, mlt-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ फोर्स, ठीक। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन आपको पता है भाई, एक्सेलरेशन का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है lt-2। सर ये तो आपने निकाल कर बताया ही नहीं। अरे एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इज v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 होके कोई वैल्यू आएगी, उसकी यूनिट तो वेलोसिटी की यूनिट ही रहने वाली है, यानी कि मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना, मीटर पर सेकंड। और यहां पर टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या रहने वाली है, सेकंड रहने वाली है। चलो, वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड ऑलरेडी है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। मीटर को आप किस सिंबल से डिफाइन करते हो, L, और सेकंड स्क्वायर को किससे, सेकंड स्क्वायर को किससे, टी स्क्वायर से। क्लियर है। तो क्या इसकी फंडामेंटल डायमेंशन ये बन गए, LT-2 बन गए क्या, हाँ सर, फंडामेंटल डायमेंशन LT-2 बन गया। किसका बन गया, एक्सेलरेशन का। तो जब आप एक्सेलरेशन को LT-2 से डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, LT-2 है। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करो उनके डायमेंशंस के फॉर्म में, तब आप बोलते हो कि ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्लियर। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, सब हम बारी बारी से समझेंगे, अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ और इसके बारे में बात करते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी इक्वेशन जो एक फिजिकल क्वांटिटी को अपने साथ रखे ऑन वन साइड एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। यानी कि सिंपल, अगर फोर्स एक क्वांटिटी है उसको मैं एक साइड रखूं इक्वल टू के, और इक्वल टू के एक साइड उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूं mlt-2, तो मैं बोलूंगा दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। बस इतनी सी बात है, बेकार सी बात है, छोटी सी बात है, कोई भी परेशान होने की जरूरत हमको इसमें नहीं। क्लियर, पक्का। चलिए, तो हमने किसके किसके बारे में बात कर ली। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गई, एक चीज बहुत अच्छी मुझे याद आ गई है, ये शायद हमने बात नहीं की है इसलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। हमने स्टेरेडियन की बात की थी यार, किसकी बात की थी, स्टेरेडियन की बात की थी। आप लोग अगर लेक्चर देख रहे होंगे कंटिन्यूसली तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं तो वैसे ही पढ़ाता हूं, ये मानकर कि जो लोग मुझे देख रहे हैं कंटिन्यूसली वो बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। हमने इस एंगल को बोला था कि दिस इज दी सॉलिड एंगल, याद करो, हमने इसको बोला था क्या, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल निकालते कैसे हैं जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वहां पर मैंने इसके बारे में बात नहीं की है। सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास स्मॉल एरिया DA, बहुत स्मॉल एरिया DA अपॉन रेडियस का स्क्वायर, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट सॉलिड एंगल DA अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये वहां पर बात नहीं की थी, इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आप समझ गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है डायमेंशन के फॉर्म में, वो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। उस डायमेंशनल फॉर्मूले को उठा के अगर आप इक्वल टू के इस साइड रख दो, फिजिकल क्वांटिटी को इक्वल टू के इस साइड रख दो, तो ये पूरी चीज क्या बन जाती है, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। क्लियर, पक्की बात है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ना हम क्या करेंगे, हमने ऐसी टेबल बना रखी है, इस टेबल में यहां है फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पर है उसके बाद रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज कैसे बनता है वो, ये अगर एरिया बना है तो कैसे बना है, अच्छा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए और एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, हमने इसकी एक टेबल बना रखी है। चलिए बहुत प्यार से बात करेंगे। एरिया जो होता है, एरिया कैसे निकलता है, क्या एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलता है, क्या एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकलता है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ, ठीक है ना, ओके। अगर ऐसा है तो आप बोल रहे हो कि हाँ बिल्कुल सही है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के लिए क्या सिंबल लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। क्या ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ है, उसको भी तो आप सेंटीमीटर मीटर ऐसे ही नापोगे, हाँ, तो यहां हो गया L इंटू L, हो गया कि नहीं हो गया। रिप्रेजेंट करने का, लेंथ का जो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्या वो L ही है, हाँ L है, लेंथ को रिप्रेजेंट करने का L है, ये भी एक टाइप की लेंथ है, उसको रिप्रेजेंट L से किया, तो क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर नहीं आ गया,
आ गया। हाँ, इसको प्रॉपर तरीके से लिखना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। क्या हो गया, इसको हमने डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन सकता है, m का कोई है, m है यहां पर, मास आपको दिख रहा है नहीं, m की पावर 0। l दिख रहा है, हाँ सर l की पावर 2 है। क्या टाइम का कोई फैक्टर दिख रहा है, नहीं सर टाइम नहीं है, तो टाइम की पावर भी 0। तो m0 l स्क्वायर t0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। बिल्कुल सही बात है। SI यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, वॉल्यूम। ठीक है, क्या एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्या, हाँ सर डिराइव्ड है। फंडामेंटल थी लेंथ, उससे डिराइव करके आपने एरिया लेकर आए। क्या वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, हाँ सर फंडामेंटल है लेंथ, उससे डिराइव करके आप लेकर आए वॉल्यूम। तो देखो लेंथ को भी आप मेजर करोगे L, फंडामेंटल डायमेंशन, ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ है L, H भी एक टाइप की लेंथ है L। तो यहां पर अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा L3 बन जाएगा कि नहीं। यहां भी मास का कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है आपको, तो m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0 और डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसकी SI यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कितना, मीटर क्यूब। बहुत सिंपल, बहुत ही बढ़िया। आइए जरा डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी की यार यूनिट सबको पता होगी, डेंसिटी की यूनिट सबको पता होनी चाहिए, वैसे तो नहीं भी पता है तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है kg पर मीटर क्यूब। अब kg पर मीटर क्यूब है, इससे आप बता सकते हो क्या कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ। चलो, डेंसिटी इज नथिंग बट kg पर मीटर क्यूब। इससे अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना चाहो बहुत आसानी से बनेगा। kg के लिए जो आप सिंबल यूज करते हो डायमेंशंस में वो है कैपिटल M है, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब लेंथ की पावर 3। चलो, तो डिवाइडेड बाय लेंथ की पावर 3, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m l माइनस 3। क्या बनेगा, m l माइनस 3। क्या टाइम का कोई फैक्टर दिख रहा है, नहीं, तो t की पावर 0। यहां m की पावर 0 क्यों नहीं है, क्योंकि एक kg का फैक्टर आपको दिख रहा है, kg आपको प्रेजेंट दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी m l माइनस 3। अगर यहां पर आपसे पूछे SI यूनिट कितनी है तो आप बोलोगे kg पर मीटर क्यूब। क्या मैंने एकदम सही बात बोली, हाँ। आओ, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए ही हम सेम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में निकल कर आनी चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ये नहीं बता पाएगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर। डायमेंशनल फॉर्मूला कैन नॉट टेल यू whether the quantity is scalar or vector, सही बोला कि नहीं बोला। देखो कैसे समझ में आया, कैसे पकड़ में आई, क्योंकि यहां पर उसने स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ लिख दिया है। नहीं तो हम जानते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर जब डायमेंशन सीखने की बात आई तब उनको एक साथ बोल दिया गया। तो हमने फटाक से अपना नोट तैयार कर लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला से आप कभी भी नहीं बता पाओगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए आइए बात करते हैं आगे। स्पीड और वेलोसिटी भाई कैसे निकलती है, हमको पता है। जो स्पीड और वेलोसिटी निकलती है वो निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकलती है। चलिए, तो यार डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस को नापते किस में हो, लेंथ है, डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है, नापते किस में हो, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, जिसमें नापना हो। लेकिन ये फंडामेंटल किस क्वांटिटी से डिफाइन की जा सकती है, एल से। तो ये हुआ एल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कब बताते हो, किससे, सेकेंड से, एल टी से बताते हो। किससे बताते हो, टी से बताते हो। तो क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनके तैयार हो सकता है, हाँ सर। मास का कोई टर्म नहीं दिखा, तो m0, l एक है, l की पावर 1, t की पावर -1, t ऊपर घूम के जाएगा तो पावर कितनी चढ़ जाएगी, -1। क्लियर है। चलिए, तो इससे हम बोल सकते हैं कि इसकी SI यूनिट कितनी आएगी, मीटर पर सेकेंड। इससे बोल सकते हैं ना डिस्टेंस अपॉन टाइम से मीटर पर सेकेंड।
चलिए वेरी गुड। आइए जरा एक्सेलरेशन की भी बात कर लें। तो एक्सेलरेशन हम सबको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ जाना, इतनी जगह नहीं है इसलिए पूरा लिख नहीं रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हो? हाँ सर, LT-1 निकाल चुके हैं सर, LT-1। क्या टाइम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डायमेंशन के फॉर्म में? हाँ सर, T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, LT-1 ऊपर वेलोसिटी का डायमेंशन, LT-1 डिवाइडेड बाय T, टाइम को T से रिप्रेजेंट किया तो T घूमकर ऊपर चला जाएगा तो T की पावर -2 हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m की पावर 0 LT-2, LT-2। क्लियर? और इसकी एसआई यूनिट कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आइए अब बचता है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम आप कैसे निकालते थे, याद करो, P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। क्या आपके पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है? हाँ सर, LT-1 आ गया है। क्या आप मास को डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ सर, कैपिटल M से कर सकते हैं। तो देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m इंटू वेलोसिटी का आएगा LT-1, तो ये बन जाएगा MLT-1, MLT-1। क्लियर? अगर इसकी एसआई यूनिट बोली जाए तो एसआई यूनिट बनेगी इसकी kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्लियर, पक्का? अब यहां मोमेंटम भी देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी है, लेकिन आपको इससे नहीं पता चल पाएगा कभी कि ये एक वेक्टर है या स्केलर। डायमेंशनल फॉर्मूला आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर हम नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं। टेबल आपने देख ली होगी, है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से डिस्कस करूंगा इन सब चीजों के बारे में मैं, अभी सिर्फ बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं। आइए अब हमको देखना है फोर्स। कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, जरा आपको अच्छे से दिखेगा। फोर्स, फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन मैं ऐसे लिखता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए, क्या आप मास को उसके डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ सर, m, उसका जो सिंबल है वो क्या है भाई, m है, सबको पता है m है। क्या आपको एक्सेलरेशन का पता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, अभी निकाला सर, LT-2, LT-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, MLT-2। ठीक है ना, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ फोर्स। SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, सबको पता है ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। वर्क की बात करें, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वर्क। क्या आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? देखो कैसे डिराइव हो रही है यूनिट सब। आपने पहले बेसिक लेंथ की बात की, फिर एरिया की बात की, फिर वॉल्यूम की बात की, फिर आपने एक्सेलरेशन की बात की, वेलोसिटी की बात की, मोमेंटम की बात की, फोर्स की बात की। अब आप देखो कैसे उनकी मदद से आगे वाली क्वांटिटीज को डिराइव करते जा रहे हो। वर्क में आपको देखो फोर्स की जरूरत पड़ रही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला पहले से है MLT-2, MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट का एक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है, लेंथ को नापने के लिए सिंबल जो आएगा वो आएगा L। तो ये जो L है और ये जो L है, L की पावर 1 + 1 बनके जो 2 बन जाएंगे, तो ML2T-2 बन जाएगा आपका डायमेंशन। ML2T-2 इज द डायमेंशन। वर्क का SI यूनिट क्या होती है? तो देखो, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या बनता है, न्यूटन मीटर जूल बनता है, NM यानी कि जूल। ठीक, न्यूटन मीटर यानी कि जूल। चलिए आ जाते हैं एनर्जी में। एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क, एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, किससे मिलता जुलता, वर्क से मिलता, बिल्कुल एकदम सेम होता है। क्या होता है भाई, ML2T-2,
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। सेम वही ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। जब डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, जब डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ तो यूनिट क्यों चेंज होगी भाई? ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी क्या है, दोनों की सेम है। ये बहुत बड़ा ब्रैकेट बन गया, इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, ये है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं पावर की तरफ। तो पावर क्या होता है? पावर होता है सर वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या आपके पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है? हाँ, हमारे पास वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml²t-2, ml²t-2 डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो ऊपर t की पावर -2 है, नीचे t है, t ऊपर घूम कर जाएगा, -1 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ml²t-3 बन जाएगा, ml²t-3। तो ये देखो ml²t-3। ठीक, चलिए बढ़िया। क्या आपको पावर की ऐसा यूनिट पता है? हाँ सर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड या फिर जूल पर सेकेंड, जिसको आप क्या बोलते हो? वॉट। जिसको आप क्या बोलते हो भाई? वॉट बोलते हो। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, प्रेशर की तरफ चलते हैं। प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब आप देखो, आपको फोर्स का भी डायमेंशन पता है, एरिया का भी पता है, खटाक से निकल आएगा आपके प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। कैसे? फोर्स का क्या होता है? mlt-2, mlt-2 t-2 डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर, L स्क्वायर। ये L है, ये L स्क्वायर है, तो L से ये स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा? ml-1, L ऊपर चला जाएगा, ml-1 t-2 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर। देखो ml-1 t-2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ml-1 t-2 हो जाएगा आपके प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। और आपको पता है प्रेशर का ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल, यानी कि पास्कल। चलिए नेक्स्ट आपका क्या बन रहा है भाई? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक्चुअल में निकलता है किससे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकलता है। क्या फोर्स का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है? हाँ सर, mlt-2 है, mlt-2 है। मल्टीप्लाई किससे करना है? लेंथ से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है, तो यहां L से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ml²t-2, ml²t-2। देखो ml²t-2 क्या आ जाएगी यूनिट? ऐसा यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर या फिर जूल। अब आप देखो इसमें यहां पर हमने कुछ ऑब्जर्व किया कि वर्क, एनर्जी और मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, तीनों का ही डायमेंशन क्या आया है? सेम आया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो ml²t-2, तीनों की ही यूनिट, ऐसा यूनिट भी सेम है। ये देखो, ये देखो और ये देखो, ठीक है ना? तो हमको ये याद रखना है वर्क, एनर्जी और टॉर्क। वर्क, एनर्जी, टॉर्क और मोमेंट जो भी होता है, सब के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। सबकी ऐसा यूनिट क्या है? सेम है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि हमने पकड़ लिया है टेबल से इसको। ठीक है, चलिए अब इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल की तरफ। करता हूं मैं इसको इरेज। देखिए, जो काम की बात थी वो आपको बताते जा रहा हूं, आप भी थोड़ा सा नोटिस करते जाइए। हम इसको आखिरी में जाके मर्ज कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं सब आपको बताते चलूंगा। आखिरी में जाके सब मर्ज कर दूंगा, सब बता दूंगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेक्टर जैसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ लिए। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही हम चलना सीखेंगे। ABCD तो सीखना पड़ेगी अगर इंग्लिश फर्राटेदार बोलनी है तो। चलिए आ जाइए, अब हमको आगे अपनी टेबल बनानी है। अब हमको इंपल्स ऑफ अ फोर्स देखना है। इंपल्स ऑफ अ फोर्स आप कैसे बताते हो? फोर्स इंटू टाइम से। फोर्स इंटू टाइम से बताते हो? हाँ सर, फोर्स इंटू टाइम से बताते हैं। फोर्स का क्या आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? हाँ सर, mlt-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इंटू टाइम t। टाइम t है ना? क्या हम t को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये mlt-3 बन जाएगा क्या? हाँ सर, mlt-3 बन जाएगा क्या? हाँ सर,
MLT-3 बन जाएगा। ये हो गया MLT-3। क्या बन गया भाई? ये इंपल्स ऑफ अ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। चलिए वेरी गुड। हम यहां जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन, इसका जो ऐसा यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन, टाइम की होती है सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। स्ट्रेस को देखते हैं। स्ट्रेस भी क्या होती है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, इसके बारे में हम बहुत बात कर सकते हैं क्योंकि यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सर प्रेशर भी स्ट्रेस अपॉन एरिया है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है, सर स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, तो क्या डिफरेंस है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि हम बहुत बेसिक सी चीज में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। चलिए, लेकिन यूनिट सेम है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ जाएगा। फोर्स का आपको पता है MLT-2, MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर। तो ये L से कट जाएगी भाई इसकी पावर, ये हो जाएगा L ऊपर चला जाएगा तो ML-1T-2 हो जाएगा। ML-1T-2, ML-1T-2, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, और इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन इज व्हाट? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको अलग से लिख देता हूं, है ना, बड़ा पड़ रहा है तो यहां पे लिख देता हूं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है हमारा स्ट्रेन। तो यार एक बात बताओ, चेंज इन लेंथ क्या लिख सकते हो आप? L2 माइनस N1 लिख सकते हो चेंज इन लेंथ को। L2 माइनस L1 आपको कोई वैल्यू L देगा कि नहीं? डेल L देगा। तो अगर डेल L की आप डायमेंशन निकालने को जाओगे तो डेल L का डायमेंशन लेंथ से ही बताओगे ना, L से ही बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ सर। और ओरिजिनल लेंथ का डायमेंशन भी आप L से ही बताओगे, तो L अपॉन L का डायमेंशन कट जाएगा और ये बन जाएगी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बन जाएगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बात आपको समझ में आई? इसको आप कैसे लिख सकते हो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को? M0 L0 T0। ठीक है ना, कोई भी डायमेंशन इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? पक्का 100%। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपनी दूसरी टेबल पर चलते हैं। चलिए भैया, ये कर दिया मैंने क्लियर। आ जाइए आगे बढ़ते हैं टेबल में और देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आगे जाके आप पढ़ोगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बन जाएगा, है ना, ये सारी चीजें बन जाएंगी। अभी हमको ये पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से निकलता है। देखो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस था, और स्ट्रेस की यूनिट हमने निकाली थी। स्ट्रेस की यूनिट हमने निकाली थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, निकाली थी कि नहीं? क्या हमने उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला था? बिल्कुल निकाला था सर। आओ डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस जो था उसका आपने यूनिट निकाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या न्यूटन को आप लिख सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूले में? हाँ सर लिख सकते हैं, MLT-2। डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में न्यूटन को आप लिख सकते हो MLT-2 डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ML-1T-2 हो जाएगा। चलिए, तो अब हमको इस स्ट्रेस को डायमेंशनलेस क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो यूनिट तो चेंज नहीं होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी जो डायमेंशन आएगा वो आएगा स्ट्रेस के बराबर ही ML-1T-2। क्लियर है? ML-1T-2। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। चलिए सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो फोर्स अपॉन अगर लेंथ है तो यार फोर्स का MLT-2 आपको पता है। फोर्स क्या होता है? MLT-2। MLT-2 को आपको L से डिवाइड करना है तो MT-2 रह जाएगा। बिल्कुल रह जाएगा सर। देखो फोर्स इज MLT-2 डिवाइडेड बाय लेंथ इज L, L से L कट जाएगा, MT-2 रह जाएगा। तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा MT-2।
ठीक, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां आ जाएगी इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। चलिए एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, आगे जाके हम देखेंगे जब पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अभी हमको सिर्फ यूनिट निकालना सीखा है कि अगर मैंने आपको ये बता दिया तो क्या आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाओगे कि नहीं। चलिए ट्राई करिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालकर देखिए क्या आपका वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है। क्या आपको एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? हाँ सर, हमको एनर्जी का पता है mL² T-2, हमको ये पता है सर एनर्जी का। वॉल्यूम का आपको पता है क्या? हाँ सर, वॉल्यूम का हमको L³ पता है, तो ये L² से कट जाएगा, क्या बन जाएगा? mL-1 T-2, वही बन जाएगा mL-1 T-2। तो चलिए इसको मैं लिखता हूं mL-1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। और ये किससे मिलता जुलता है? और ये किससे मिलता जुलता है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी से और स्ट्रेस से और प्रेशर से। हाँ देखो ना, स्ट्रेस का हमने निकाला था mL-1 T-2, इधर देखो क्या आया है एनर्जी डेंसिटी का mL-1 T-2। क्लियर है? पक्का। इसकी ऐसा यूनिट आप क्या लिख सकते हो? जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब, या फिर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? वैसे एनर्जी डेंसिटी तो है तो आप इसको जूल पर मीटर क्यूब ही लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। क्लियर? आ जाइए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। भाई अब आपको फोर्स का भी पता है डायमेंशनल फॉर्मूला mL-T-2। क्या आपको डिस्टेंस का पता है? L होता है सर। क्या आपको एरिया का पता है? सर L² होता है। क्या आपको वेलोसिटी का पता है? हाँ सर L-T-1 होता है। क्लियर? चलो L से L² से ये L² चला गया, कट गया। हाँ सर ये L एक बचा, L घूम के ऊपर चला जाएगा तो mL-1 हो जाएगा। ये L घूम के ऊपर चला गया, M बचा mL-1। ये T घूम के ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो -2 + 1 -1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? mL-1 T-1। नहीं, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। फोर्स का रखा, डिस्टेंस का रखा, एरिया का रखा, वेलोसिटी का रखा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला रखा, जो बचा वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला mL-1 T-1। ठीक है, mL-1 T-1। चलिए अगर मैं अब आपसे बोलूं कि यार हमने इतनी सारी चीजें निकाल ली, जैसे जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं वैसे ही वैसे हमारी एसआई यूनिट भी बन रही है, क्या आप इससे मुझे एसआई यूनिट बता सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की कितनी होगी? हाँ सर कोशिश कर सकते हैं। क्या कोशिश कर सकते हो? सर देखो यहां पर m है, मतलब केजी तो आएगा ही आएगा सर, केजी तो आएगा ही आएगा सर। ठीक है, मान लिया मैंने। ये जो L है सर, L नीचे चला जाएगा तो केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड ऐसा कुछ होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप यूनिट निकालना सीख रहे हैं, यही यूनिट बन जाती है आगे जाके ऐसा यूनिट पास्कल सेकेंड। क्या बन जाती है? पास्कल सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए भाई, तो हम यहां पर बहुत अच्छे से अब सीख चुके हैं कि कैसे हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत आसानी से आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। और अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से आप ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली। चलिए तो इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम अपनी टेबल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं करता हूं इसे क्लियर। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, टेबल अभी हमारी और बची है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टेबल को आगे और बढ़ाएंगे। और भी हमको कांस्टेंट्स देखने हैं, उनका डायमेंशंस देखने हैं। कई हमको ऐसे कांस्टेंट्स दिखेंगे जिनका कोई डायमेंशंस नहीं होगा, लेकिन कई कांस्टेंट्स ऐसे दिखेंगे जिनका डायमेंशन होगा, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा उतरेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में, अभी हम सिर्फ डायमेंशन लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सावधान रहिए, ऐसे ही सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी